बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। कहते हैं कि एक इंसान अपने खेतों में काम कर रहा था। काम करते करते उसे काफ़ी देर हो गई। उसने सोचा कि आज बीवी खाना लेकर नहीं आई, कहीं ऐसा ना हो वो बीमार हो गई हो, कहीं ऐसा ना हो कि उसे कोई दुख हो, बीमारी में मुब्तला हो गई हो, वरना इस टाइम तक तो वो खाना लेकर आ जाती है। इस आदमी ने फैसला किया, क्यों ना मैं घर से जाकर खाना खुद ले आऊं और अपनी बीवी को भी जाके देख लूं। इसके पास बेशुमार भेड़ें भी थीं, तो इसने सोचा कि मैं किसी के इसे हवाले कर देता हूं। अब जो ये किसी जिस किसान की मैं बात कर रहा हूं या जिसके पास भेड़ें थीं, ये बहरा था। तो ये इसने जो है एक आदमी को देखा जो दरख्त पे चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। उसने कहा कि मैं इससे कह देता हूं कि मेरी भेड़ों का ध्यान रखे और जब मैं आऊंगा तो मैं इसका शुक्रिया अदा कर लूंगा। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मेरी भेड़ों का आप ध्यान रख लीजिए, मैं अभी घर से होके आता हूं। तो अब जाहिर सी बात है कि जो दरख्त पे चढ़ा हुआ था वो भी बहरा था। उसने कहा जाओ जाओ, मेरे पास इतना काम इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं आपकी भेड़ों भेड़ों की देखभाल करूं। अंदाजे से कहा। तो उसने कहा कि उसने हाथ के इशारे से यूं समझा कि इसने मुझे इजाजत दे दी है। तो उसके बाद जब वो आया, घर से होके आया, तो उस आदमी पर बड़ा तरस आया, रहम आया कि ये तो बड़ा अच्छा आदमी है जो वो लकड़ियां काट रहा था, इसने मेरी भेड़ों का ध्यान रखा है, तो क्यों ना मैं इसका शुक्रिया अदा करने में, एक लंगड़ी भेड़ थी उसके पास, इसको दे देता हूं। वो लंगड़ी भेड़ उसके पास लेके जाता है और उससे इशारे से कहता है कि ये भेड़ आप रख लो। जो वो दरख्त पे चढ़ा हुआ था, उसने इशारे से कहा कि मैंने ये आपकी भेड़ की टांग नहीं तोड़ी है। उसने ये समझ लिया कि ये कह रहा है कि मेरी भेड़ की टांग आपने तोड़ दी। अब बड़ी परेशानी हुई क्योंकि दोनों बह रहे थे। इतने में क्या देखते हैं कि एक आदमी घोड़े पर सवार है। वो फैसला करते हैं कि चलो इशारे से इसको रोकते हैं और इससे फैसला करवा लेते हैं कि ये मैं क्या कह रहा हूं और ये क्या समझ रहा है। इत्तेफाक की बात देखिए कि वो भी बहरा था, जो घोड़ा चोरी करके लेके आ रहा था। उसने सोचा कि इन दोनों को पता चल गया कि मैं घोड़ा चोर हूं, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं। वो उसको रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि भाई ये घोड़ा भी रख लो और मुझे जाने दो। हत्ता के तीनों को अपनी बात समझ में नहीं आती है कि इतने में वहां से एक सूफी गुजरता है और वो उनको देखता है। सूफी का प्रॉब्लम ये था कि उसने खामोश रहने का अपने ऊपर 6 माह का 1 साल का किसी से ना बोलने की कसम खा रखी थी। उसने कहा जी आप हमारा फैसला कीजिए कि मैंने इससे इशारे से समझाया है कि मैंने इसके भेड़ हवाले की, अब जब मैं ये भेड़ जो है इसको देना चाहता हूं तोहफे में, तो ये उल्टा मुझ पे इल्जाम डाल रहा है। बहरहाल वो सूफी उनकी बातों को समझ गया। अब सूफी के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। सूफी ने पहले किसान की आंखों में गौर से देखा, हत्ता कि वो थोड़ा सा सटपटाया और वो अपनी भेड़ को लेके वापस चला गया। फिर उसने उसकी तरफ देखा जो लकड़ियां काट रहा था। वो भी सूफी के गौर से देखने से वो भी डर गया कि शायद ये कोई पुरस्कार शख्सियत है, लिहाजा वो भी एक तरफ हो गया। अब बात उस घोड़े वाले की थी, उसने उसको भी गौर से देखा, तो वो भी जो है वो घोड़ा छोड़कर भाग गया। यहां कोई किसी की नहीं सुनता, यही हाल हमारी सियासत का है। एक पार्टी कुछ कहती है, दूसरा कुछ समझती है, दूसरी पार्टी कुछ कहती है, उसे तीसरा कुछ समझता है। गर्ज ये कि हम कानों से बहरे हो चुके हैं। हमारी पार्टियां या पाकिस्तानी सियासत उस मकाम पे पहुंच चुकी है, मैं मौजूदा सियासत की बात कर रहा हूं, कि वहां कोई किसी की नहीं सुनता। आप टीवी टॉक शोज देख लें कि एक हर आदमी इतने भी अखलाक काम नहीं करते कि दूसरों की बात को गौर से सुन ले फिर उसका जवाब दे। फिर वही पार्टी जो कल को एक मौकिफ रखती थी, आज उसी मौकिफ पर वो खुद खड़ी हुई है। और दूसरी पार्टी का जिसका मौकिफ कुछ दिन पहले और था, आज वही मौकिफ उसका और है। गर्ज ये कि हम किसी की बात को ना तो सुन रहे हैं, ना समझ रहे हैं,
بلکہ الٹا ہماری سیاسی پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ یہ مجھے گنہگار سمجھ رہا ہے، دوسری پارٹی سمجھتی ہے یہ مجھے گنہگار سمجھ رہا ہے، تیسری پارٹی سمجھ رہی ہے کہ یہ ہم سب کو گنہگار سمجھ رہا ہے، اور جو سمجھدار صوفی درویش ہے اس کے اوپر سارے ڈاؤٹس، وہ سمجھدار ہے لیکن اس نے جو ہے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے، تو غرض یہ کہ ان کا فیصلہ بھی بالآخر وہ صوفی ہی کرواتا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پارٹی تینوں بحری ہیں، یہ چاروں بحری ہیں، ان میں سے وہ صوفی کون ہے؟ کیا ہم نے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اور اس کا الزام ہم بہرے ہونے کی وجہ سے صوفی پہ ہی ڈال دیں کہ سارے کام کی جڑ یہ صوفی حضرات ہے، یہ صوفی بزرگ ہے جس نے ہمارا فیصلہ کروایا ہے؟ اگر میں صاف لفظوں میں یوں کہوں، ہماری پارٹیاں تو ایک بات کو سمجھ ہی نہیں رہی ہیں، اور اس بحروں کے شہر میں ہم الٹا الزام کہیں فوج پہ رکھ دیتے ہیں، کہیں ہم انفورسمنٹ اداروں پہ رکھ دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ مسئلے کا سلوشن اگر سیاست کا ہے تو اس کا سلوشن سیاست کے ذریعے ہی نکلنا چاہیے، اگر بیٹھ کے اس کا حل ہو سکتا ہے اس کا حل بیٹھ کے ہی نکلنا چاہیے۔ تو مجھے ایک شعر یاد آیا کہ ہمارے ملک کی سیاست کا حال مت پوچھو، ہمارے ملک کی سیاست کا حال مت پوچھو، طوائف گھری ہوئی ہے تماش بینوں میں۔ ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب ہم میں شرح خواندگی کم تھی، کیا اس وقت ہم میں سیاسی شعور زیادہ تھا جو ہم نے بانی پاکستان قائد اعظم کے ہاتھ پر لبیک کہہ دیا؟ اب کہ جب کہ ہمارا لٹریسی ریٹ بڑھ رہا ہے، سیاسی شعور بڑھ رہا ہے، تو ہمارے سیاسی شعور بڑھنے کا اظہار ایسے پاگل پن کے ساتھ ہوتا ہے جو پوری دنیا میں ہماری بدنامی کا باعث ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جس سے ہماری سٹکی ہو رہی ہے۔ جو لوگ ہم سے جو چیز چاہتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اندرون خانہ ان کے اعلی کار بن رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دشمنوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوں۔ بہرحال سوچنے کا مقام یہ ہے کہ انسان کو دوسرے کی بات کو سمجھنا بھی چاہیے اور دوسروں کو بات سمجھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ہمارے ملک کی سیاست کا حال ان بحروں سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم۔